ड्रामा लेकर आया है एक रॉयल लव स्टोरी जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। मेरी फेवरेट आयु और एक्टर ब्योन वूसॉक स्टारर ये ड्रामा एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी में सेट है जहां साउथ कोरिया में एक रॉयल फैमिली का राज चलता है। अच्छा। अब इस राज्य के जो राजा है यानी कि राजा इवान वो किसी कारण डिप्रेशन में होते हैं, जिसके चलते वो अपनी गद्दी अपनी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई यानी कि अपने हीरो इयान को देना चाहते थे। ऐसा करने के लिए वो अपने राज्यादेश यानी कि रॉयल डॉक्यूमेंट्स पे अपनी मोहर भी लगा देते हैं, लेकिन तभी उनकी वाइफ यानी कि क्वीन ईरांग काफी गुस्से में उन्हें ऐसा करने से रोकती है और राजा इवान के हाथ से उस राज्यादेश के डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें जला देती है। अब इस इंसिडेंट के कुछ टाइम के बाद किसी कारण राजा के दफ्तर में आग लग जाती है जिसमें राजा की डेथ हो जाती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब ये सच में कोई हादसा था या फिर सोची समझी साजिश, हमको नहीं पता। अब राजा की डेथ के बाद उसकी वाइफ यानी कि क्वीन ईरांग अपने और राजा के बेटे ली युन को अगला राजा बना देती है, जिसके चलते अब वो क्वीन से राजमाता बन जाती है। अब लियुन जो है वो अभी नाबालिग है यानी कि बच्चा, और यहाँ राजमाता ईरांग और उसके पिता युन सोंग वॉन के अलावा किसी को भी नहीं पता कि राजा इवान मरने से पहले अपने छोटे भाई इयान को राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने राज्यादेश के डॉक्यूमेंट्स पे अपनी मोहर भी लगा दी थी। चाचा गलत हो रहा है। अब इयान की राजा होने की बात सबसे छुपी हुई है और अभी के राजा लियुन अभी भी नाबालिग यानी कि बच्चे हैं। तो देखा जाए तो राइट नाउ इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन राजमाता ईरांग ही इस राज्य की असली कर्ता धर्ता है। मेरा वचन ही है शासन। अब राजमाता होने के तौर पर ईरांग राज्य की हर चीज हर शख्स को कंट्रोल कर सकती थी, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है अपना हीरो इयान, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस में बिल्कुल नहीं मानता और रॉयल ब्लड होने के बावजूद एक रेबल की तरह जीना पसंद करता है। अच्छा ठीक है। अब इयान की पर्सनैलिटी ऊपर से भले ही रेबल टाइप की हो, लेकिन अंदर से यानी कि मेंटली वो काफी डिप्रेस्ड हो चुका था, क्योंकि सबसे पहले उसका बाप जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था वो मर गया। उसके बाद उसकी माँ भी एक शेडी एक्सीडेंट में मारी गई और अब उसका भाई जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त भी था वो भी एक शेडी एक्सीडेंट में मर चुका है। तो ये सब प्रिंस इयान के लिए क्या किसी के लिए भी टू मच हो जाता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इयान ये सब कुछ यानी कि राजपाट वगैरह छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अपने भतीजे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, खासकर तब जब उसे पता है कि कोई तो है जो कि उनके खानदान को खत्म करना चाहता है। अब राजा इहोन को मरे 3 साल हो चुके हैं। राजमाता ईरांग ने अपने बेटे लियोन को राजा तो बना दिया है, लेकिन यहाँ वो नोटिस करती है कि उसके बेटे का लगाव अपनी माँ से ज्यादा अपने चाचा इयान की तरफ ज्यादा है, जिससे वो काफी इनसिक्योर होती है। उसे अभी भी डर है कि शायद इयान उसके बेटे से राजा की गद्दी छीन लेगा। यहाँ इयान उसे कहता भी है कि उसका भतीजा अगर राजा बनता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजमाता ईरांग को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। नहीं बाबा नहीं, तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे। अरे मेरे को तो बचपन से ही इस पे भरोसा नहीं। और वो उसे अपनी वफादारी साबित करने को बोलती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें राजा के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, जिसके लिए ना चाहते हुए भी इयान मान जाता है। ये फंस गया सीएम। एंटर्स यूजू अपनी हीरोइन और एक रॉयल बिजनेसमैन की नाजायज बेटी। अब यूजू अपनी माँ को छोड़कर अपने बाप के पास आ जाती है, जहाँ जब उसके बाप की रियल वाइफ को उसकी नाजायज बेटी यानी कि यूजू के बारे में पता चलता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद यूजू का बाप उसे अपना तो लेता है, लेकिन उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। वो अपने जायज पर निठल्ले बेटे तेजू को प्यार से संभालता है और वही यूजू को अपनी वाइफ की डेथ के लिए जिम्मेदार मानकर उसे हमेशा निग्लेक्ट करता है। अब घर तो घर, बाहर यानी कि स्कूल वगैरह में भी यूजू को नाजायज होने के कारण अलग और नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ हर बार यूजू अपने हुनर से अपनी काबिलियत साबित करके दिखाती है, जिसके चलते स्कूल के दौरान उसकी मुलाकात अपने प्रिंस इयान से होती है, जो कि यूजू के नेचर से काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, तो तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। रहा नहीं जाता।
अब स्कूल के दौरान इयान के अलावा एक और बंदा था जो कि यूजू की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस हो चुका था। इतना इम्प्रेस कि ओवर द टाइम वो यूजू को पसंद करने लगा था। यहाँ स्कूल के दौरान उसकी यूजू के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो कभी भी अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पाता। तो ये है अपना सेकेंड लीड जोंगवू, जो कि आगे जाके रॉयल फैमिली के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करने लगता है। यहाँ स्कूल के बाद यूजू भी अपने पिता के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस यानी कैसल ब्यूटी को टेक ओवर करके एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन जाती है। Oh, very nice. यूजू अपनी आउटगोइंग और अटेंशन हंग्री पर्सनैलिटी के चलते इस दुनिया में काफी अच्छा खासा नाम कमा लेती है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसे अपने घर और समाज में वो इज्जत नहीं मिल पाती जिसकी वो हकदार है। क्या मिला? ठंगा। आगे यूजू के पिता यूजू की शादी किसी नॉर्मल अमीर खानदान में करवा के अपने बिजनेस को ग्रो करने के साथ साथ यूजू को साइडलाइन करके अपनी सारी जायदाद अपने निठल्ले बेटे तेजू को देना चाहते थे। ये भेदभाव क्यों? यहाँ तेजू और उसकी गर्लफ्रेंड यूजू के लिए कुछ बिजनेसमैन लड़के सजेस्ट करते हैं जिनकी वेल्थ यूजू के मुकाबले कुछ नहीं होती। यूजू अपने पिता और भाई के प्लान को समझकर खुद ही डिसाइड करती है कि वो एक ऐसे शख्स एक ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे कई गुना ज्यादा अमीर होने के साथ साथ एक बड़े खानदान से बिलोंग करता होगा। बहुत तेज हो रहा है। अब यहाँ यूजू को याद आता है कि एक बार प्रिंस इयान ने उससे कहा था कि उसे जब कभी भी उनकी जरूरत हो तो वो उन्हें कांटेक्ट कर सकती है। तो फिर क्या मल्टीपल रिजेक्शंस और स्टॉकिंग के बाद फाइनली यूजू इयान से मिलकर उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देती है, जिसको एज एक्सपेक्टेड इयान रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्या हुई? आगे एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान फिर से इयान और यूजू आमने सामने आते हैं। यहाँ एक तरफ जोंगवू यूजू को अपने साथ डिनर करने के लिए लेके जाता है, तो वही दूसरी तरफ प्रिंस इयान की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। यहाँ वो हॉस्पिटल में जाने से मना कर देते हैं और जिद करके होटल में ही रुक जाते हैं, जिसके चलते उसका सेक्रेटरी चोई ह्यून होटल से बाहर मेडिकल शॉप से दवाई लेने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात यूजू से होती है, जो कि अवार्ड सेरेमनी के कारण सेम होटल में रुकी थी। यहाँ सेक्रेटरी चोई ह्यून यूजू को इयान की हालत के बारे में बताता है, जिसके बाद यूजू अपने पर्सनल डॉक्टर को इयान का इलाज करवाने के लिए बुलाती है और उनके खाने के लिए वो बाहर जाके कुछ सैंडविचेस भी लेकर आती है। यहाँ सरप्राइजिंगली राजमाता ईरांग भी इयान से मिलने के लिए पहुंच जाती है और इयान को यूजू के साथ देखकर शॉक्ड होती है, जिसके बाद वो इयान को कल उनसे मिलकर इस पूरे मामले की सफाई देने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। अब यहाँ मीडिया को भी इयान और यूजू के एक साथ होने की बात पता चल जाती है, जिसके चलते आग की तरह ये रूमर्स फैलने लगते हैं कि शायद यूजू प्रिंस इयान की सीक्रेट लवर है। यहाँ यूजू के होटल से आते जाते हुए की फोटोज भी लीक हो जाती है। अच्छा। अगले दिन इयान सबसे पहले यूजू को अपने प्राइवेट रेसिडेंस में मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो फाइनली यूजू के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। वेरी गुड। फिर आगे इयान यूजू को लेकर अपने प्राइवेट रेसिडेंस से राजमहल में आता है। यहाँ मीडिया के सामने वो दोनों कपल की तरह एक्ट करते हैं, जिसके बाद इयान राजमाता ईरान से मिलकर उन्हें बताता है कि वो यूजू के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में है और वो यूजू से शादी भी करना चाहता है। इस दौरान यूजू राजा लियोन से मिलकर उसके साथ एक स्वीट मोमेंट शेयर करती है, जिसके बाद यूजू और इयान मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें सबके सामने एक ऑथेंटिक कपल की तरह एक्ट करना पड़ेगा, ताकि किसी को भी उनके रिश्ते पर शक ना हो। आगे एक तरफ इयान और यूजू के सडन लव कन्फेशन से राजमाता ईरांग बीमार पड़ जाती है, जिसके चलते इयान और यूजू की शादी कुछ टाइम के लिए सही लेकिन पोस्टपोन्ड हो जाती है। वही दूसरी तरफ इयान के साथ लव अफेयर होने के कारण यूजू को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से काफी हेट मिलने लगता है, लेकिन वो इस हेट को काफी इजीली हैंडल कर लेती है। जो होगा देखा जाएगा। इस दौरान जोंगवू भी उससे मिलकर उससे पूछता है कि तुम प्रिंस इयान से शादी क्यों करना चाहती हो। यहाँ यूजू उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात नहीं बताती और उससे कहती है कि मैं इयान से प्यार करती हूँ, इसलिए उससे शादी करना चाहती हूँ। आगे यूजू के पिता भी उसे इस रिश्ते को लेकर सवाल करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब तुम सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हो। यूजू अपनी पिता की कड़वी बातें सुनकर काफी अपसेट होती है, लेकिन फिर यहाँ इयान उसके लिए सैंडविच लेकर आता है, तो फिर इयान के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसका मूड सही हो जाता है।
नजर ना लगे तुझे। आगे यूजू की सेफ्टी के लिए इयान उसे अपने प्राइवेट रेसिडेंस में रहने के लिए लेकर आता है। तो वही इस दौरान राजमहल में राजमाता ईरांग यूजू को एक रॉयल क्राइम में फंसा देती है, जिसके चलते ईरान के लोग यूजू को पकड़कर महल में लेकर आते हैं। यहाँ यूजू की पूछताछ होने से पहले ही सही टाइम पे इयान वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ राजमाता ईरांग इयान को बीच में ना आने की सलाह देती है, जिस पर इयान भी यूजू की साइड लेकर जवाब देता है कि आपके पास यूजू के खिलाफ कोई भी पक्के सबूत नहीं है, तो अगर आपने बिना बात के इस मामले को खींचा तो सिर्फ यूजू की ही नहीं बल्कि अपने खानदान की भी बदनामी होगी। यहाँ राजमाता उसे कोई जवाब दे उससे पहले ही यूजू चक्कर आने का नाटक करती है, जिसके साथ इयान भी प्ले अलोंग करके यूजू को उठा के वहाँ से निकल जाता है। आपको बेवकूफ बनाया। अब एक तरफ राजमाता ईरान को शक होने लगता है कि शायद इयान और यूजू का प्यार बस एक सेटअप है और कुछ नहीं, जिसके चलते वो कोर्ट लेडी जिनसुक को लेकर एक प्लान बनाती है। दूसरी तरफ इयान देर रात तक काम करने के लिए महल में रुक जाता है, जहाँ यूजू चोरी छुपे उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ वो दोनों एक स्वीट कॉन्वर्सेशन के साथ एक अनएक्सपेक्टेड फर्स्ट किस भी शेयर करते हैं। मजा आया। अब यूजू के साथ ये किस इयान ने पपराजी को देखकर की थी, जिसके रिजल्ट के तौर पर अगले दिन पूरे सोशल मीडिया पे उनके किस के ही चर्चे होने लगते हैं। यहाँ राजमहल में कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसमें राजमाता के पिता युन संगवन यूजू की नाजायज बेटी होने वाली बात उठाते हैं, जिसपे इयान कहता है कि उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जोंगवू भी यूजू के लिए उसे अपना सपोर्ट दिखाता है। लास्टली रॉयल कैबिनेट को ना चाहते हुए भी इयान और यूजू के रिश्ते को मंजूरी देनी पड़ती है। बात तो सही है। अब राजमाता ईरान को जब ये कैबिनेट वाली बात पता चलती है वो काफी गुस्सा होती है। वही दूसरी तरफ रॉयल स्टाफ की वजह से यूजू को पता चलता है कि शायद भूतपूर्व राजा की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आगे यूजू और इयान बेसबॉल मैच देखने के लिए आते हैं। यहाँ यूजू इयान को अपने फेवरेट टीम की जर्सी पहनने के लिए देती है, लेकिन सेक्रेटरी चोई यून इयान को वो जर्सी पहनने से रोकता है, क्योंकि रॉयल फैमिली का किसी भी एक पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट करना गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ इयान यूजू ने उसको दी हुई जर्सी अपने पास रखता है और अपने रॉयल ड्रेस के अंदर उसे पहनता है। फिर अब इस मैच के गेस्ट पिचर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर जोंगवू को बुलाया गया होता है। यूजू को जोंगवू के लिए चीयर करता देख इयान काफी जेलस फील करने लगता है। अब ये कम था कि पिच करने के बाद जोंगवू उन्हें ज्वाइन करता है और यूजू के लिए स्नैक्स भी लेकर आता है। आगे मैच के दौरान आने वाला किस कैम इस बार इयान और यूजू की तरफ आता है। यहाँ सभी लोग उन्हें ऑन कैमरा किस करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, जिस पर इयान भी यूजू को किस करने के लिए टीज करता है। लेकिन फिर यूजू रॉयल डेकोरम के चलते वो किस नहीं कर सकते ऐसा मैसेज अपने फोन में डिस्प्ले करके सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अब मैच के बाद जोंगवू यूजू को अपने साथ लंच पे लेके जाने की बात करता है, जिस पर जेलस होकर इयान भी उन्हें ज्वाइन करता है। चलता है मुझसे। लंच के बाद वापस घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि राजमाता ईरान ने यूजू को रॉयल मैनर्स सिखाने के लिए कोर्ट लेडी जिनसुक को इयान के प्राइवेट रेसिडेंस में भेजा होता है। अब अगले दिन यूजू जैसे तैसे कोर्ट लेडी जिनसुक को अवॉइड करके अपने काम के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी और उसकी दोस्त हाइजिन उसे उसके और इयान के किस को लेकर टीज करने लगती है, जिस पर बात को टालकर यूजू अपनी पसंदीदा रेड स्पोर्ट्स कार के बारे में बताती है कि उसको किसी ने क्रैश कर दिया, जिसकी वजह से वो कार अभी गैराज में रिपेयरिंग के लिए गई है। इस दौरान यूजू का भाई तेजू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो यूजू और इयान की शादी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो यूजू रॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। और सबको पता है कि रॉयल फैमिली का रूल है कि वो किसी भी तरह के बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकते। इन शॉर्ट यूजू और इयान की शादी के बाद तेजू उनके पिता की जायदाद का अकेला वारिस बन जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। दूसरी तरफ राजमहल में इयान और जोंगवू चेस खेल रहे होते हैं। यहाँ इयान जोंगवू से पूछता है कि तुमने बिना किसी झिझक के मेरी और यूजू की शादी को अपना सपोर्ट क्यों दिखाया, जिस पर जोंगवू कहता है कि वो जिस पोजीशन पे काम कर रहा है वहाँ से वो अपनी मन के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता। उसे कुछ भी करने से पहले राज्य की शांति का ध्यान रखना पड़ता है। अब अपना काम खत्म करके शाम को वापस घर आने के बाद यूजू को ना चाहते हुए भी जिनसुक से रॉयल मैनर्स के लेसन लेने पड़ते हैं। परेशान होकर यूजू इयान को कॉल करती है, लेकिन इयान ईरान के साथ मीटिंग में होता है, जिसके चलते वो यूजू का कॉल नहीं पिक करता। अब राजमाता ईरान के साथ हो रही मीटिंग में इयान को किम फैमिली, जो कि एक बड़े मीडिया हाउस को चलाती है, उनके घर की बेटी
जी ग्योंग के साथ डिनर डेट पे भेजने की बात होती है। एज एक्सपेक्टेड इयान काफी रिस्पेक्टफुली इस डेट को रिजेक्ट कर देता है। आगे जंगवू किंग लियून को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है। यहाँ लियून जंगवू को उसे इयान के घर लेकर जाने को बोलता है, जिस पर जंगवू भी उसकी बात मानकर उसे इयान के प्राइवेट रेसिडेंस में लेकर आता है, जहाँ उनकी मुलाकात यूजू से होती है। जिसके बाद किंग लियून, यूजू, जंगवू सभी रॉयल स्टाफ के साथ मिलकर अलग अलग गेम्स खेलते हैं। यहाँ किंग लियून यूजू के साथ काफी एंजॉय करता है। यहाँ से निकलते वक्त लियून को यूजू की रेड स्पोर्ट्स कार दिखती है, जिसे देखकर वो जिद करने लगता है कि उसे यूजू की कार में ही बैठकर घर जाना है। अब ना चाहते हुए भी सबको लियून की बात माननी पड़ती है, जिसके चलते यूजू लियून को लेकर अपनी गाड़ी में राजमहल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ रास्ते में वो नोटिस करती है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। यहाँ यूजू गाड़ी को डिवाइडर से क्रैश करके स्लो डाउन करने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपने इयान की, जो अपनी कार यूजू की कार के सामने लेकर आता है, जिससे यूजू की कार रुक जाती है। बाल बाल बच गया रे देवा। अब इस एक्सीडेंट में यूजू और किंग लियून को कुछ नहीं होता, लेकिन इयान का हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ जैसे ही राजमाता ईरान को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट यूजू की कार में हुआ है, वो काफी गुस्से में यूजू की तरफ जाने लगती है। लेकिन फिर जंगवू उन्हें रोककर समझाता है कि अभी किसी को भी नहीं पता कि यूजू की कार में राजा लियून भी थे। अगर हमने यूजू के खिलाफ एक्शन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि इस एक्सीडेंट में रॉयल फैमिली भी इन्वॉल्व है, जिससे मीडिया में रॉयल फैमिली की भी बदनामी होगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। दूसरी तरफ यूजू को जैसे ही पता चलता है कि इयान को सीरियस इंजरीज हुई है, वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ इयान को खुद से ज्यादा यूजू की चिंता हो रही होती है। आगे जंगवू यूजू के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम इयान से शादी क्यों करना चाहती हो। इयान से शादी करके एक तरह से तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। अगर ये तुम सिर्फ पैसे और पावर के लिए कर रही हो तो तुम इयान की जगह मुझसे शादी कर लो। अब यहाँ इयान बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है। जंगवू और यूजू की बातें सुनकर इयान का हार्ट ब्रेक होता है और वो उनकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। क्या बात कर रहे हैं? इयान के जाने के बाद यूजू जंगवू के प्रपोजल को ये बोलते हुए रिजेक्ट कर देती है कि तुम भले ही अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन तुम्हारी पोस्ट टेम्पररी है। वही इयान एक प्रिंस है और रॉयल फैमिली का मेंबर भी, तो इयान ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन शॉर्ट यूजू अपने गोल्स को लेकर काफी क्लियर है। फिर आगे इस एक्सीडेंट कांड के बाद इयान काफी परेशान होता है। वो यूजू की सेफ्टी को लेकर डरा हुआ होता है, क्योंकि इसी तरह के एक एक्सीडेंट में पहले उसने अपनी माँ को खोया था, तो अब वो यूजू को नहीं खोना चाहता। अब तक वो यूजू को बस पसंद करता था, लेकिन अब वो यूजू से प्यार करने लगा था, जिसके चलते वो अपने प्यार की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो यूजू के साथ होने वाली अपनी शादी को रोक देता है और ना चाहते हुए भी यूजू को इग्नोर करने लगता है। भाई एक बात बता, तू चूतिया है क्या? दूसरी तरफ यूजू को समझ नहीं आता कि अचानक इयान ने उनकी शादी को क्यों रोक दिया और क्या रीजन है कि वो उसे इग्नोर भी कर रहा है। लेकिन जब यूजू को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद इयान डरा हुआ है, तो वो इयान से मिलकर उसे कन्फ्रंट करती है। वो इयान से कहती है कि तुम्हें अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम्हें मुझसे दूर रहने के बजाय मेरे साथ रहकर मुसीबत का सामना करना चाहिए। चीज है यार, क्या चीज है। अब यूजू की बातें सुनकर इयान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक बार फिर से सबके सामने प्राउडली अपनी और यूजू के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है। आगे एक तरफ यूजू की टीम को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट से पहले जब वो कार गैरेज में थी, उस वक्त उस कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते कार के ब्रेक्स फेल हुए थे। यहाँ ना चाहते हुए भी यूजू को अपने भाई तेजू की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके बाद तेजू अपने कॉन्टेक्ट यूज करके ये पता लगाता है कि जिस मैकेनिक ने यूजू की कार रिपेयर की थी, उस मैकेनिक की रिसेंटली ही डेथ हो चुकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ राजमहल में एक नए फंक्शन का आयोजन किया जाता है। इस रॉयल बैंकेट में इयान यूजू के साथ एक रॉयल एंट्री लेता है। यहाँ कुछ देर डांस करने के बाद इयान सबके सामने यूजू को अपनी माँ की रिंग देके शादी के लिए प्रपोज करता है। एज एक्सपेक्टेड यूजू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों किंग लियोन के पास जाकर इस रॉयल वेडिंग के लिए उनका अप्रूवल मांगते हैं। यहाँ किंग लियोन भी खुशी खुशी इयान और यूजू की शादी को अपना अप्रूवल देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब राजमाता ईरांग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। वो प्राइम मिनिस्टर जोंगवू से मिलकर उसे अपने अधिकार का यूज करके इस शादी को रोकने को कहती है, लेकिन जोंगवू उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि राजा लियोन ने खुद इस शादी को अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है, तो वो राज्यादेश के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। जिसके बाद जोंगवू यूजू से बात करके उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूं, तो तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। यहाँ यूजू उसकी बात मानकर उसे बता देती है कि उसकी और यान की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कि ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली। आगे यान काफी ओपनली यूजू की तरफ के अपने अट्रैक्शन को शो करने लगता है। यहाँ वो दोनों यूजू की याट पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड एंड होता है। परफेक्ट क्राउन के टोटल 12 एपिसोड्स रिलीज होने वाले हैं, जिसमें से 6 तो रिलीज हो चुके हैं। तो इसके इंटरवल रिव्यू की बात करें तो ये ड्रामा अभी तक तो बस ठीक है। अगर आपने रिच सीईओ और मिडिल क्लास गर्ल वाले टॉप के ड्रामास लाइक बिजनेस प्रपोजल, व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम जैसे ड्रामास देखे हैं, तो अभी तक तो परफेक्ट क्राउन उसी कैटेगरी में आता है। बस यहाँ रिच सीईओ के बदले एक रॉयल फैमिली का प्रिंस है और मिडिल क्लास लड़की के बदले एक अमीर बाप की नाजायज औलाद। खैर इन 6 एपिसोड्स में स्टोरी से ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम कैरेक्टर्स या फिर ड्रीमी और आलीशान लोकेशंस पे फोकस किया गया है, जिसके चलते मुझे ऐसा फील हुआ कि इन 6 एपिसोड्स में स्टोरी का प्रोग्रेशन ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। खैर देखते हैं कि ये आगे क्या ऑफर करते हैं। बाकी मेरे पायरेट दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको परफेक्ट क्राउन कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।